हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। टाइम्स के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है और मैं टीकम चंद। हम बात कर रहे थे लेक्चर टेक्निकल एजुकेशन 2020 के पेपर सेकंड के सॉल्यूशन के बारे में और हमने क्वेश्चन नंबर 28 तक क्या किया था, कंप्लीट कर लिया था। आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 से आगे। फिलहाल कॉलेज लेक्चर की तैयारी आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। एग्जाम की डेट आ गई, समय बहुत ही कम है। ऐसे समय में अपनी कैलकुलेशन को रेड्यूस करना, मींस कैलकुलेशन मिस्टेक्स को रेड्यूस करना, अपने आप में इम्प्रूवमेंट करने के लिए हम लेके आए आपके लिए एक टेस्ट सीरीज। उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। टेस्ट सीरीज के अंदर एक जो पेपर है वो हमने आपको फ्री प्रोवाइड किया है ताकि आप देख सकें कि पेपर कैसा है, किस पैटर्न पे है। टेस्ट सीरीज के अंदर पेपर फर्स्ट के लिए 7 पेपर अपलोडेड हैं और पेपर सेकंड के लिए 7 पेपर हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 से। क्वेश्चन नंबर 28 तक हमने लास्ट टाइम सॉल्व कर लिया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर क्या बोला गया है आपको कि आपके पास में एक एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल, एक फंक्शनल दिया हुआ और वो फंक्शनल जब आइलर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो उसका एक्सट्रीमल जनरली क्या होता है। देखो यहाँ पे जो आपको प्रॉब्लम में 29 में दे रखा है वो आपको क्या दे रखा है, एक कैलकुलस ऑफ वेरिएशन की प्रॉब्लम दे रखी है और आई ऑफ वाई ऑफ एक्स, ये आपके पास में एक इंटीग्रेशन का फॉर्म है ए से लेकर के बी और एफ ऑफ एक्स वाई और वाई डेस और आपके पास में है डीएक्स और यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन भी दे रखी है। बाउंड्री कंडीशन आपके पास में y ऑफ a इक्वल्स टू y1 एंड y ऑफ b इक्वल्स टू आपके पास में y2। आप ध्यान से देखो इस प्रॉब्लम में क्या निकालना, आपको जस्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। आपको सोचना है कि अगर आपके पास में ये प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम के अंदर बोला गया है कि इसका जो एक्सट्रीमल है वो अगर एक्सट्रीमल आइलर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो आइलर इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के बाद में जो चीज आपको मिलती है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती है वो कैसी होगी। आइलर इक्वेशन आप सबको पता होगा, मैं बार बार बता चुका हूं। इसके दो फॉर्म, एक फॉर्म इसका जो होता है वो क्या होता है, इस f का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन माइनस के d अवर dx और ब्रैकेट में डेल्टा f अवर डेल्टा y डेस, मींस y डेस के रेस्पेक्ट में f का पार्शियल डिफरेंशिएशन और ये कितना आपके पास में 0। ये होती है आइलर इक्वेशन। तो अगर आपके पास में जो प्रॉब्लम दी हुई, इस प्रॉब्लम के अंदर जो ये आपके पास में इंटीग्रेंट है, ये इंटीग्रेंट यदि इस आइलर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो सेटिस्फाई करने के बाद में जो आपके पास में मिलता है, जो क्वांटिटी आपके पास में मिलती है वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन होगी और बताना है कि जनरली ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे मिलेगी। अब ध्यान से सुनो, 4 ऑप्शन हमने दे रखे हैं और जनरली अगर हम इस आइलर इक्वेशन को देखें और आइलर इक्वेशंस देखते हैं तो यहाँ पर ध्यान से देखो f का y के रेस्पेक्ट में, लेकिन ये f जो है वो फंक्शन किसका है, x का है, y का है और y डेस का है। मींस y डेस का मतलब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पर y डेस का मतलब है d ओवर dx किसका, y का, dy by dx यहाँ पर y डेस का मतलब है जब आपके पास में कोई क्वांटिटी यहाँ पर आती है और उसका आप पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हो। जैसे आपके पास में सपोज यहाँ पर f के अंदर y डेस का स्क्वायर आ गया और y डेस की स्क्वायर का आप y डेस के रिस्पेक्ट में क्या करोगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे तो ऑफ कोर्स ये कितना होगा, 2 टाइम्स y डेस। पार्शियल डिफरेंशिएशन y डेस के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं और फिर उसका क्या करोगे आप, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन वापस करोगे तो क्या मिल जाएगा मुझे, 2 डबल डेस। ठीक है, तो अगर आपके पास में ये प्रॉब्लम है f और उसके अंदर y डेस कंटेंट है तो डेल्टा f ओवर डेल्टा y डेस से अगर आपको y डेस मिल जाता है इस क्वांटिटी से तो उसका जो है वो डिफरेंशिएशन करने पे हमें क्या मिल जाएगा, y डबल डेस। इसका मतलब यहां से जनरल, ऐसा जरूरी नहीं है, कई बार क्या होता है कि हमें आपको क्या मिलेगी, फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी, लेकिन उस केस में क्या होगा, एक बाउंड्री कंडीशन ही उसका क्या हो जाएगा, उसका सॉल्यूशन भी होगा, एक बाउंड्री कंडीशन को हम सेटिस्फाई कर देंगे। यहाँ पर जनरली हम देखते हैं इस तरह की सिचुएशन हमारे पास जनरली बनती है जब हम कैलकुलस और वेरिएशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो हमें y डबल डेस यहाँ से मिलेगा और y डबल डेस मिलेगा तो कैसी इक्वेशन होगी आपके पास में, सेकंड ऑर्डर। और ऑफ कोर्स यहाँ पर जो आपके पास में y डेस का मतलब वो dy by dx है, y डबल डेस का मतलब d2y over dx स्क्वायर है, तो क्या मिल जाएगी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जनरली हमें क्या मिलती है, सेकंड ऑर्डर की एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती है, ना तो पार्शियल मिलती, केवल क्या मिलती है, ऑर्डिनरी। अब आपके जो ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में जो पहला ऑप्शन है उसके अंदर लिखा हुआ है इज अ सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। पहली चीज तो मैं आपको वेरी 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 क्लियर कर दूं,
इस क्वेश्चन के अंदर आंसर तो यही हो जाएगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको लीनियर मिले। तो अगर आपको कहीं ऑप्शन में ऐसा नजर आ जाता है कि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो दैट विल बी द करेक्ट आंसर। इस केस में हमें होगा इज ए नॉन लीनियर ओडी, ये भी जरूरी नहीं है, मैं तो कहा कि लीनियर भी जरूरी नहीं है, नॉन लीनियर भी जरूरी नहीं है। जनरली हम क्या है कि ओडी को इसका आंसर मानेंगे, और नहीं है तो हमारे पास में सेकंड ऑर्डर लीनियर हो जाएगा। तीसरा यूनिक सॉल्यूशन है, ये भी जरूरी नहीं है कि हमेशा आपके पास में जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिल रही इन बाउंड्री कंडीशंस पे वो यूनिक सॉल्यूशन रखें। और फोर्थ ऑप्शन है कि वो हो सकता है कि वो सॉल्यूशन ही नहीं रखे, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है कई केसों के अंदर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 29 का, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास में फर्स्ट ऑप्शन इज ए सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। अब ध्यान से क्वेश्चन नंबर 30 एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, वैसे तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये भी आपके पास में जो क्वेश्चन है वो कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का ही क्वेश्चन है, लेकिन थ्योरेटिकली आपसे जस्ट इतना पूछा है कि ब्राग हिस्टोक्रोन जो आपके पास में प्रॉब्लम है, इस ब्राग हिस्टोक्रोन प्रॉब्लम का जो एक्सट्रीमम कर्व है वो एक्सट्रीमम कर्व क्या होगा। सबसे पहले समझते हैं कि जो ब्राग हिस्टोक्रोन आपके पास में प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम होती क्या है, क्योंकि जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि ये प्रॉब्लम क्या होगी तो इसका एक्सट्रीमम कर्व कैसे निकालोगे। अब एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ गया, अगर आपको सीधा पता है कि ब्राग हिस्टोक्रोन प्रॉब्लम क्या होती है, उसके अंदर जो मुझे कर्व मिलता है वो क्या होता है, तो आप ऑप्शंस में टिक कर दोगे, वरना इसको कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल होता है। मुश्किल तो क्या, थोड़ा लेंथी होता है, तो आसान सा कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का। अब ब्राग हिस्टोक्रोन प्रॉब्लम को समझते हैं कि ब्राग हिस्टोक्रोन जो प्रॉब्लम आपके पास में है, उस प्रॉब्लम का मतलब क्या है, क्या प्रॉब्लम है ये, ब्राग हिस्टोक्रोन क्या कहता है। वो ये कहता है, ध्यान से समझना, कि आपको क्या करना है, एक ऐसा कर्व निकालना है। मेरी बात बड़ी ध्यान से सुनना। ब्राग हिस्टोक्रोन प्रॉब्लम के अंदर हम क्या करते हैं, एक ऐसा कर्व निकालते हैं जिसके एक स्थिर बिंदु से, एक फिक्स्ड पॉइंट से यदि किसी कण या किसी पार्टिकल को हम गिराते हैं, या पार्टिकल ऑटोमेटिकली किसी दूसरे बिंदु पे गिरता है, ध्यान रखना जब वो गिर रहा है तो जिस पाथ का निर्माण कर रहा है वो पाथ जो है एक तो मिनिमम टाइम में होना चाहिए, मींस उसका टाइम बहुत शॉर्टेस्ट होना चाहिए। दूसरा, उसके अंदर कोई फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। ये नहीं है कि यहां से यहां तक पार्टिकल जैसे चल के यहां तक आ गया, यहां से उसको गिराया, वो गिरता गिरता यहां तक आ गया, मान लेते हैं ए पॉइंट से लेकर के बी पॉइंट तक। तो पहली चीज तो ए से बी तक पॉइंट फिक्स है। आपको क्या करना है, एक पार्टिकल को इस स्थिर बिंदु से, इस फिक्स्ड पॉइंट से इस दूसरे पॉइंट बी तक क्या करना है, गिराना है, और इस प्रकार से गिराना है कि ये क्या है, न्यूनतम समय में, मिनिमम टाइम में या शॉर्टेस्ट टाइम में कहां पहुंचे, बी पॉइंट पर पहुंचे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब ये पाथ का निर्माण कर रहा है तो इस पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज। तीसरी, यहां पर जो आपके पास में फोर्स काम कर रहा है, जो ए से बी बिंदु तक उसको गिरा रहा है, ला रहा है, स्लाइड कर रहा है, वो जो फोर्स है, वो फोर्स कौन सा दिया हुआ आपको, ग्रेविटेशनल फोर्स दिया हुआ है। तो इसको अगर हम लैंग्वेज में लिखें तो लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, ब्राग हिस्टोक्रोन प्रॉब्लम क्या है, इसको समझते हैं कि द पाथ, आपके पास में क्या है, इसके अंदर हम क्या निकालते हैं, एक पाथ निकालते हैं जिसके ऊपर जो आपका पार्टिकल है, ऑन विच अ पार्टिकल, बड़े ध्यान से समझना, ऑन विच अ पार्टिकल, जिसके ऊपर एक कण। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वो स्लाइड तो करेगा किसी एक बिंदु से दूसरे पॉइंट पर, लेकिन किसकी एब्सेंस में करेगा, वो इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन। तो उस पे उस ड्यूरेशन में कोई भी फ्रिक्शन नहीं लगना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन, ये आपके पास में हो गया। अब ध्यान से देखो, अ पार्टिकल ऑन द पाथ ऑन विच अ पार्टिकल विल स्लाइड, आपके पास में कहां से कहां कर रहा है ये भी ध्यान देना आपके पास में। अभी इसको डायग्राम से भी मैं समझाऊंगा। विल स्लाइड फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, यहां पे ध्यान देना है, यहां पे आपके पास में जो पॉइंट है वो आपके पास में एक फिक्स्ड पॉइंट से आपको उसको स्लाइड करना है टू द अनदर पॉइंट, दूसरे पॉइंट पर। अब ध्यान से देखो, इन द शॉर्टेस्ट टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये वर्ड जो यहां पे, यही हमारे पास में प्रॉब्लम का एक तरह से हम कहें कि क्लाइमेक्स पॉइंट है। यहीं से हमें पता चलेगा कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो पार्टिकल को क्या करना है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे स्लाइड करना है, ध्यान रखना उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, शॉर्टेस्ट टाइम में करना है, लेकिन उस पे जो फोर्स लग रहा है अंडर द एक्शन ऑफ, आपके पास में क्या होना चाहिए, फ्रिक्शन होना चाहिए, सॉरी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे।
मीन्स गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन या ग्रेविटेशनल फोर्स के अधीन जो अंडर है वो एक पॉइंट से उसको दूसरे पॉइंट पर हम स्लाइड करते हैं जहां पे फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, तो उस पॉइंट से उस पॉइंट पर आने में जिस पाथ के लोग उसको शॉर्टेस्ट टाइम लगना है वो पाथ आपको बताना है, यही ऑप्शन में बोला गया। अब इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो करेक्ट आंसर तो मैं बता देता हूं, तीसरा ऑप्शन इसका होगा साइक्लोइड। मैं आंसर की मैं भी ऑलरेडी बता चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 30 जो है उसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 साइक्लोइड। लेकिन समझते हैं अब इसको करें कैसे, किस तरह से इसको सॉल्व करें, इसको समझते हैं। तो मान लेते हैं मेरे पास में जो पॉइंट है वो पॉइंट जहां से मुझे उस पार्टिकल को स्लाइड करवाना है वो पॉइंट ए है। क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है ये पॉइंट जो है फिक्स पॉइंट है। थोड़ी देर के लिए हम अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम एक काम करते हैं, इस पॉइंट को क्या करते हैं, ओरिजिन को मान लेते हैं या 0,0 मान लेते हैं, या बेटर रहेगा आप इसको ओ लिख लो। यहां से ओ से हम क्या करेंगे, पार्टिकल को स्लाइड करेंगे। ये मेरी एक्स एक्सिस है, ऊपर वाई एक्सिस है, नेगेटिव वाई एक्सिस है, ठीक है। इस तरह से हम बना लेते हैं, ठीक है। आप चाहो तो x1 y1 भी ले सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन के लिए जो आपका फिक्स्ड पॉइंट है, जनरली हम क्या करते हैं, डायनेमिक्स मैकेनिक्स इस तरह से पढ़ते हैं, जब कई बार गिवन नहीं होता है तो हम फिक्स्ड पॉइंट जो है ओरिजिन ले लेते हैं, क्योंकि हमारी कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये जो पॉइंट होता है ये फिक्स होता है। अब यहां से क्या करना, आपको पार्टिकल को स्लाइड करवाना। अब ध्यान से देखो, स्लाइड करवाएगा आपका पार्टिकल यहां से लेकर के कहां पहुंच गया, सपोज यहां पे पहुंच गया, और ये पॉइंट आपके पास में कौन सा हो गया, ए हो गया। इस पॉइंट पर आपको लाना है, एक ऐसे पाथ के लोग लाना है जिस पर लाने में उसको शॉर्टेस्ट टाइम लगता है। जैसे मान लो एक पाथ ये हो गया, इस पे t1 लग रहा है टाइम, यहां से यहां आने में t2 लग रहा है, लेकिन t2 की वैल्यू क्या है, लेस देन t1 है। लेस देन t1 है तो फिर मैं कौन सा पाथ कंसीडर करूंगा, ये वाला पाथ कंसीडर करूंगा। यही हमारे क्वेश्चन में बोला गया है कि एक पॉइंट से जब दूसरे पॉइंट पे किसी पाथ के लोग ला रहे हो तो उस पाथ को बताना है जिस पर उसको शॉर्टेस्ट टाइम लगता है। अब देखो यहां पे आ जाते हैं, और थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं कि इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट जो है वो सपोज फिक्स पॉइंट है ये भी, तो इसको मैं x0 y0 मान लूं, ठीक है। यहां से यहां तक का जो टाइम है, यहां पे टाइम कितना होगा 0, और यहां से आप उसको स्लाइड कर रहे हो मींस छोड़ रहे हो, तो यहां पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0। जैसे फॉर एग्जांपल आप इस तरह से समझ सकते हो, ये मेरे पास में पेपर है, यहां से मैं पार्टिकल को जैसे छोड़ूंगा यहां पर वेलोसिटी 0 है, टाइम 0 है, लेकिन ये क्या कर रहा है, इस तरह से स्लोप है, और मान लेते हैं स्ट्रेट लाइन के लोग आ रहा है, तो वो क्या करेगा, इस तरह से मूव करना स्टार्ट कर देगा। आपको बोला गया कि इसमें फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन नहीं मींस इस सरफेस को मैं स्मूथ मान के चल रहा हूं, तो जैसे इस पे करेगा, अब आपके पास में इस पॉइंट तक पहुंचना है सपोज, तो अलग अलग पाथ की तरह से क्या करता है, स्लाइड कर सकता है। हमें वो पाथ निकालना जिस पे टाइम क्या हो गया, मिनिमाइज हो गया, मिनिमम हो गया या शॉर्टेस्ट हो गया। यही क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन के अंदर एक साफ साफ चीज दी हुई है कि जब आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आता है तो उस पर जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा फोर्स है, ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। और ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है हम सबको पता है, mg, जो किसी भी पार्टिकल पर वर्टिकली डाउनवर्ड की ओर लगता है, नीचे की ओर लगता है। अब यहाँ पे क्या हो गया, टाइम 0 हो गया, यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो गया, लेकिन जैसे पार्टिकल यहाँ पहुंचता है तो उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल की, जो आर्कियल डिस्टेंस है, जो चाप के अनुदिश जो लंबाई होती है जिसको आप s लेते हो, वो मैंने कितनी मान ली, यहाँ से यहाँ तक s मान ली। अब ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक की बात करूं तो यहाँ पर ये डिस्टेंस कितनी हो गई टोटल, इसके कोऑर्डिनेट x0, y0 है, तो कितना हो गया y0। अब ध्यान से देखो, इस पूरे डायग्राम के अंदर जब पार्टिकल O से लेकर के A की ओर आ रहा है तो फ्रिक्शन तो उसका क्या है, 0 है, फ्रिक्शन तो लग नहीं रहा। तो दूसरा फोर्स जो केवल यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है वो दिया हुआ है ग्रेविटेशनल फोर्स। और आपने पढ़ा होगा कि जब आपके पास में कोई कण, कोई पार्टिकल O से A पर आएगा तो O पर वेलोसिटी देखो 0, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी होगी, तो उसकी वेलोसिटी में चेंजेस हो गया, वेलोसिटी में चेंजेस होने का कारण उसकी एनर्जी में चेंजेस होगा, काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस होगा, क्योंकि ये मूव कर रहा है तो इसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। और काइनेटिक एनर्जी के अंदर जो भी चेंजेस होगा वो काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज किसके इक्वल होगा, इस ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा किया गया कार्य, या कण के द्वारा या पार्टिकल के द्वारा इस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो वर्क किया गया है उस वर्क के इक्वल होगा। तो इसका जो पूरा जो अब हम इक्वेशन निकालने हैं, इस इक्वेशन बस इतना ही है कि O से A पर जब पार्टिकल आता है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, उस काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज होगा वो चेंज ही किसके इक्वल होगा, कि वर्क डन बाय ए पार्टिकल अंडर द एक्शन ऑफ किसके, ग्रेविटेशन के। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ, क्या लिखेंगे यहाँ पे जो इक्वेशन निकालेंगे, चेंज इन किसके अंदर, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी के अंदर जो चेंज होगा वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होना चाहिए आपके पास में वर्क डन बाय अ पार्टिकल, ठीक है। तो वर्क डन बाय पार्टिकल, और लेकिन किसके द्वारा, अंडर द, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक्शन ऑफ ग्रेविटी,
ग्रेविटी के कारण जो भी आपके पास में चेंजेस हो। अब ध्यान से देखो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में चेंज कहां से कहां, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आने का। तो एनर्जी में चेंज निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी माइनस इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी। हम सबको पता है काइनेटिक एनर्जी कितना होता है 1/2 mv²। तो इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी तो कितना हो गया 1/2 mv²। ध्यान से देखना, माइनस इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, ऑफ कोर्स वेलोसिटी 0 है तो 0 इक्वल्स टू, अब ध्यान से देखो, वर्क डन बाय ए अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। अब एक्शन ऑफ ग्रेविटी का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो उस पे क्या लग रहा है, जो वर्क डन हो रहा है। अब वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू जो उसके डिस्प्लेसमेंट है। अब यहां से यहां क्या गिर रहा है, वो वर्टिकली गिर रहा है, तो वर्टिकली तो कितना है यहाँ पर y0, और यहाँ पे जो आपके पास में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, अगर m उसका पार्टिकल का हम क्या लें, मास मान लें, तो कितना लगेगा mg। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा m और g, और कितना आपके पास में गिरा वो y0। यहाँ से m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, v² इक्वल्स टू 2g और y0। और थोड़ी देर के लिए काम करते हैं, y0 को h मान लेते हैं, देखने में बड़ा सुंदर दिखता है, तो ये हो गया 2gh। और हम बात करें तो v इक्वल्स टू कितना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर जो v है, ये v क्या है आपके पास में, वेलोसिटी। वेलोसिटी किस पॉइंट पर है, इस a पॉइंट पर। अब ध्यान से देखो, वेलोसिटी क्या होता है, अगर मुझे पता हो, डिस्टेंस पता हो, डिस्प्लेसमेंट पता हो, तो मैं वेलोसिटी या स्पीड कैसे निकालता हूँ, ds/dt। तो यहाँ से यहाँ तक जो आर्कियल डिस्टेंस है वो कितनी s, तो इस v को मैं क्या लिख सकता हूँ, ds/dt इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। ध्यान से देखना, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा डिफरेंशियल कैलकुलस में, और डिफरेंशियल कैलकुलस में फॉर्मूला होता है ds/dx इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर। ठीक है, और dy/dx को हम जनरली क्या लिखते हैं, y। अब ध्यान से देखो, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, ds/dx और dx/dt इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। ध्यान से देखो, यहाँ पे ds/dx के वैल्यू में कितना लिख दूंगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस y डैश का स्क्वायर। ध्यान से देखना, dx/dt में आप एक काम करो, इसको भी आप क्या कर दो, नीचे डिवाइड कर दो, तो ये कितना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। और ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं dx को यहीं पे रख लेता हूँ, और ये जो dt है उसको मैं उस तरफ भेज देता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास में प्रॉब्लम बन गई। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मुझे कैलकुलेट करना है, तो दोनों तरफ मैं क्या करूंगा, इसका इंटीग्रेशन करूंगा, और इंटीग्रेशन करूंगा तो ध्यान से देखो, यहां से यहां तक आने में मान लेते हैं कितना टाइम लग गया, t टाइम लग गया, तो t इक्वल्स टू कितना हो गया, इंटीग्रेशन। अब देखो कहां से कहां, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं, ये हो गया आपके पास में 0, और इस पॉइंट पर जब आओगे तो x की लिमिट कितनी होगी, x0, क्योंकि x की लिमिट लगानी है, और ये कितना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ, इसको मैं इस तरह से लिख लूं 1 प्लस y डैश स्क्वायर अपॉन कितना 2gh, और कितना हो गया dx। अब ध्यान से देखो, ये प्रॉब्लम आपके पास में बन गई। ये प्रॉब्लम अब क्या आ गया, अब टाइम आ गया, टाइम इसके फॉर्म में आ गया, इंटीग्रेशन के फॉर्म में। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया कि ब्राक-स्टोक्स प्रॉब्लम जो है उसका हमें एक्सट्रीमम कर्व निकालना। एक्सट्रीमम कर्व निकालने के लिए हमने देखा कि ब्राक-स्टोक्स जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के अंदर बोला गया था कि जब O से E पर पार्टिकल आता है तो उसका टाइम जो होता है वो शॉर्टेस्ट होना चाहिए, उसका टाइम मिनिमम होना चाहिए। और जब आपके पास में इस t की मिनिमम वैल्यू निकालोगे तो t जो है वो एक इंटीग्रेशन के फॉर्म में है, और इंटीग्रेशन के फॉर्म में उसकी मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू निकालना ही एक्सट्रीमम कहलाता है। मैं जब इसको आप सोल्व करोगे, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालोगे तो आपको एक एक्सट्रीमम कर्व मिलेगा। जब आप इसको सोल्व करोगे, इसको सोल्व करने पर आपके क्या होगा, एक कर्व मिलेगा, और वो जो कर्व होगा वो किस फॉर्म में होगा, x इक्वल टू आपको मिलेगा a थीटा माइनस साइन थीटा, इस फॉर्म में मिलेगा, एंड y इक्वल टू a1 माइनस कोस थीटा। मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप जब सॉल्व करोगे तो आपको इस फॉर्म में आंसर मिलेगा। और ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन किसकी होती है, साइक्लॉइड की इक्वेशन होती है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, साइक्लॉइड। तो प्रॉब्लम तो ये थी, यहां तक आपको लाना था, इसको सॉल्व करना था, और सॉल्व करने के बाद में आपका आंसर ये आएगा, साइक्लॉइड आएगा। और आप सबको पता भी होगा कि ये जो साइक्लॉइड होता है वो साइक्लॉइड किस तरह से बनता है, मैं यहां से रफ कर देता हूं। ये जो साइक्लॉइड होगा वो किस तरह से दिखेगा, ध्यान से देखो, इस तरह का ये साइक्लॉइड दिखेगा, इस तरह का ये साइक्लॉइड होगा। अब ध्यान से देखो, मान लेते हैं ये पॉइंट ए मेरा जो मैंने यहाँ पे दिया ये रहा, ये पॉइंट मेरा ओ है, जैसे आप उसको छोड़ोगे वो यहां से यहां तक गिर जाएगा। मींस केवल और भी कर्व यहां से यहां तक हो सकते हैं, लेकिन और कर्व के अलोंग पार्टिकल को आने में इस कर्व की तुलना में, इस कर्व के कंपैरिजन में
उनको ज्यादा टाइम लगेगा। ये कर्व ऐसा होगा जिस कर्व के लोग उस पार्टिकल को O से A तक गिनने में मिनिमम टाइम मिलेगा। तो ये कैलकुलस ऑफ वेरिएशन की क्वेश्चन प्रॉब्लम थी। ऐसे प्रॉब्लम्स और बहुत सारी, एक प्रॉब्लम लेक्चर टेक्निकल एजुकेशन में भी एक क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन के अंदर आई भी थी प्रॉब्लम। उसके अंदर हमें क्या करना था, मिनिमल सरफेस निकालना था ऑफ रिवोल्यूशन। उसका आंसर जो है वो आपके पास में एक कैटेनरी था, ठीक है। तो ये था अपने पास में क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 का जो करेक्ट आंसर होगा वो करेक्ट आंसर है 3, और 3 में आपके पास में साइक्लो, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। आगे तो सिंपल से क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आप उनको कैलकुलेट भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 31 और क्वेश्चन नंबर 31 के अंदर बोला गया है कि आपके पास में एक इंटीग्रल इक्वेशन है y ऑफ x 0 से लेकर के x तक t और t माइनस x और y ऑफ t dt एंड प्लस 1/2x स्क्वायर। और क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि इस इक्विवेलेंट टू द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ध्यान से देखिए, प्रॉब्लम में क्या बोला गया है कि आपके पास में ये इक्वेशन है और इससे आपको क्या करना है, इसके डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। अब ध्यान से देखो, ये जो प्रॉब्लम है ये इंटीग्रल इक्वेशन की प्रॉब्लम है। आपको नजर आ रहा होगा इंटीग्रेशन के फॉर्म में है और अपर लिमिट x है, लोअर लिमिट कांस्टेंट है, तो इसको बोलेंगे हम वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। तो ये वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन हमें दी हुई है। अब ध्यान से देखो, और वो भी कौन सी है, नॉन होमोजेनियस और सेकंड काइंड की। अभी अगले क्वेश्चन में बताऊंगा मैं आपको कि नॉन होमोजेनियस क्या होता है, सेकंड काइंड क्या होता है, फर्स्ट काइंड क्या होता है, वोल्टेरा क्या होता है, फ्रेडलम क्या होता है। फिलहाल हमें इतना पता होना चाहिए, हमें सिर्फ ये क्वेश्चन आया हुआ है और इस क्वेश्चन के अंदर हमें कैलकुलेट करना है इसकी एक डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बहुत सिंपल सी बात है, यहां पर आपको ये जानना जरूरी है कि यहां पर जो फंक्शन आपका दे रखा है वो कौन सा है, y, और y होता है यहां पर अननोन फंक्शन, मींस y की वैल्यू निकालनी होती है। y की वैल्यू निकालने के लिए कई सारे तरीके होते हैं, कई सारे तरीकों से इसको सॉल्व करते हैं, जिसमें एक तरीका ये होता है कि आप उसको डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लो और उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल, क्योंकि मुझे तो फाइनली y की वैल्यू निकालनी है। अब इस y की वैल्यू निकालने के लिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, y होगा, ये अननोन फंक्शन होता है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि डिफरेंशियल इक्वेशन केवल आपको निकालनी है और डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन होती है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव्स होते हैं। अब डेरिवेटिव्स किससे होते हैं, अननोन फंक्शन के। मींस आपके पास में जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उस डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव्स होंगे y के। मींस उसमें y डैश हो सकता है, y डबल डैश हो सकता है, y ट्रिपल डैश हो सकता है, हमें नहीं पता। लेकिन y डैश, y डबल डैश और y ट्रिपल डैश लाने के लिए सिंपल सी बात है, मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। और जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो इस तरफ जैसे मैंने डिफरेंशिएट किया है तो ये क्या हो गया, y डैश। जैसे आप इधर डिफरेंशिएट करोगे, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, इंटीग्रेशन, और आपने पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। किस रूल से हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, जब आपको इंटीग्रेशन दे रखा हो या इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करने का जो रूल है उसको बोलते हैं लेबनिज रूल। तो सबसे पहले आपको लेबनिज रूल पता होना चाहिए। मैं लिख देता हूं बोर्ड पे कि लेबनिज रूल है क्या। लेबनिज रूल से ही हम क्या करते हैं, एक इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करते हैं, या इस तरह से बोले कि डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। अब ध्यान से देखो, हमारे पास में अगेन हम किसी भी इंटीग्रेशन को लेते हैं। सपोज मुझे डिफरेंशिएट करना है किस इंटीग्रेशन को, ये इंटीग्रेशन है, यहां पर मान लेते हैं फाई ऑफ x से लेकर के साई ऑफ x, दोनों x के फंक्शन है, और अंदर जो फंक्शन आपका दे रखा है वो x और t का फंक्शन दे रखा है, और t के रिस्पेक्ट में आपके पास में इसका डिफरेंशिएशन करना। ध्यान देना, हमारा फंक्शन इसी फॉर्म में दे रखा है। देखो आपका जो f ऑफ xt है वो ये बन गया, फाई ऑफ x 0 बन गया और साई ऑफ x कितना बन गया, x बन गया। t के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है, तो आपको क्या करना है, जस्ट इस डिफरेंशिएशन को अंदर ले जाओ और डिफरेंशिएट कर दो। लेकिन जब इस डिफरेंशिएशन को अंदर ले जा रहे हो तो दिस विल कन्वर्ट इनटू द पार्शियल, मींस ये क्या हो जाएगा आपके पास में फाई ऑफ x और साई ऑफ x, और आपको क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन कर देना है, किसका, डेल्टा f अवर, और किसके रिस्पेक्ट में, अगेन x के रिस्पेक्ट में, और जो क्वांटिटी आपके पास में है वो तो एज इट इज रहेगी। तो इसका तो आपको क्या करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देना। अब ध्यान से देखो, अब अपन चलते हैं अपर लिमिट को। अपर लिमिट हम क्या करेंगे, अपर लिमिट का भी हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। और अब इस अपर लिमिट को हम क्या करेंगे, इस फंक्शन के अंदर जो t है उस t की जगह हम क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। ये काम तो हम अपर लिमिट के साथ करते हैं। जब लोअर लिमिट लिखेंगे तो लोअर लिमिट में हम क्या कर देंगे, माइनस साइन लगा देंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ ये माइनस साइन। फिर अगेन हम क्या करेंगे, लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन करेंगे और फंक्शन में जो t है उस t की जगह हम क्या कर देंगे, लोअर लिमिट को पुट कर देंगे। ये हमारा होता है लेबनिज रूल।
इस लेबनीज रूल को अप्लाई करते हैं और हम एक इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं जो हमें चाहिए। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो, जब आपके चार ऑप्शन देखते हो तो चारों ऑप्शन के अंदर आपके पास में जब डिफरेंशियल इक्वेशन में वो कन्वर्ट कर रहा है तो आपके पास में साइड में बाउंड्री कंडीशंस या इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दी हुई है, इनिशियल कंडीशन दी हुई है x = 0 पर। तो पहली कंडीशन तो यहीं से मिल जाएगी। देखो जब आप x की वैल्यू 0 रखोगे तो 0 से 0 में इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया, टोटल कितना हो जाएगा y(0) 0। ध्यान से देखो यहाँ पे 0, ये 0, तो y(0) तो यहाँ से कितना आ गया 0। अब एक काम करते हैं, अब करते हैं इसको डिफरेंशिएट, और इसको डिफरेंशिएट करके हम क्या करते हैं, हमारे क्वेश्चन में जो दिया हो हम फॉर्म में लाते हैं। जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पर कितना हो गया, ध्यान से देखो, इसका डिफरेंशिएशन y(x) = ध्यान से देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, ये तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, तो सिंपल सा फंक्शन है इसका, तो 2x होगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने क्या बताया आपको, इंटीग्रेशन को एज इट इज रखना है, तो ये 0 से लेकर के कितना हो गया, x तक हो गया। अब हमें जो अंदर वाली क्वांटिटी दे रखी है, उस अंदर वाली क्वांटिटी का हमें क्या करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। जब पार्शियल डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये भी कांस्टेंट बाहर, ये भी t का फंक्शन है कांस्टेंट बाहर, तो ये t और y(t) जो है वो तो आपके पास में एज इट इज बाहर आ जाएंगे, और t का 0 x के रिस्पेक्ट में और x का 1 और dt जो आपके पास में एज इट इज आपने रख दिया। प्लस क्या करना है हमें, अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, ये x के रिस्पेक्ट में, और उसके साथ में क्या करना है आपको, ये जो फंक्शन था आपका उसमें हमें क्या करना है, t की जगह क्या पुट कर देना है, x पुट कर देना है, तो ये हो गया x और x माइनस x और कितना हो गया y(x), ये काम हो गया। ठीक है, माइनस हमें किसके साथ करना है, लोअर लिमिट के साथ में। जब लोअर लिमिट के साथ में माइनस वाला काम करोगे तो माइनस क्या करोगे आप लोग, ध्यान से, लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन, तो ये तो ऑटली 0 है, तो 0 इंटू समथिंग जो भी बॉक्स आएगा वो सारा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करते हैं, इसको रफ कर देता हूं ऊपर से। ठीक है, अब ध्यान से इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो y(x) की जो वैल्यू है वो y(x) की वैल्यू कितनी आ गई, ध्यान से देखो, ये तो हो गया आपके पास माइनस साइन का, तो ये हो जाएगा माइनस और 0 से लेकर के x तक, और ये कितना हो गया t इंटू y(t) और कितना हो गया dt। अब ध्यान से देखो यहाँ पे देखो x माइनस x कितना हो गया आपके पास में 0, तो ये कितना हो गया आपके पास में प्लस 0 और माइनस कितना हो गया 0। यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने वाली थी, यहाँ पर क्या था, लास्ट में आपके पास में एक टर्म थी 1/2x², उसका डिफरेंशिएशन भी आप करोगे तो वहां से आपको क्या मिलेगा x, तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना है x। अब अगेन क्या करो, क्या कर लो, इसका भी क्या कर लो एक बार और डिफरेंशिएशन, क्योंकि अभी कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं होगी। लेकिन उससे पहले IVP का ध्यान रखो, एक IVP मुझे y(0) = 0 मिल गई थी, और यहाँ से देखो अगर मैं x की जगह 0 रखता हूं तो ये क्वांटिटी वापस 0, ये भी 0, तो इसका मतलब y(0) तो 0 मुझे मिल ही गया था, उसके साथ साथ y(0) भी कितना हो गया 0, यहाँ पर x = 0 पुट करने पर। अब देखो आगे क्या करते हैं, हम इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये कितना हो गया y(x) और y(x) की वैल्यू सेम रूल अप्लाई करना है, ये माइनस साइन। ठीक है, हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन 0 से लेकर के x तक। अब इसका करेंगे x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो ये कितना हो गया 0.dt। ठीक है, प्लस के साथ में आपको क्या करना है, इसका अपर लिमिट। अब ध्यान से देखो यहाँ पर जब आप कर रहे हो तो यहाँ पे जो माइनस है वो माइनस इस पूरी इंटीग्रेशन के साथ है, तो यहाँ पर ये क्वांटिटी माइनस में आ जाएगी और दूसरी वाली क्वांटिटी प्लस में आ जाएगी। ध्यान रखना, माइनस रखोगे x का डिफरेंशिएशन 1 और इसके जगह जब पुट करोगे तो कितना हो गया x y(x) आपके पास में हो गया। ठीक है, अब देखो लोअर लिमिट माइनस माइनस कितना हो जाएगा आपके पास में, प्लस हो जाएगा, और प्लस जैसे ही होगा आपके पास में यहाँ पर लोअर लिमिट कितनी 0 इंटू समथिंग कितना होगा 0, और कितना हो जाएगा प्लस के आपके पास में 1। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ध्यान से देखो यहाँ पे ये माइनस साइन की वजह से आपके पास में ये कितना हो गया y(x) = ये कितना हो गया 1 माइनस x और y आपके पास में हो गया, और यहाँ पे जो बाउंड्री वाली कंडीशंस थी वो कौन सी होगी, y(0) = 0 और y(0) = 0। चेक करते हैं, किसी एक ऑप्शन में आपके पास में होगा। तो यहाँ पे देखो फोर्थ ऑप्शन, देखो फोर्थ ऑप्शन में y(x) और ये xy इधर आ जाएगा, तो प्लस xy = 1, y(0) = y(0) = 0, तो फोर्थ वन इज करेक्ट आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 31। कुछ नहीं करना था, लेबनीज रूल को अप्लाई करना था, और लेबनीज रूल को अप्लाई करके हमें क्या करना था, डिफरेंशिएट करके उसका आंसर निकालना, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 की। थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, लेकिन इसी क्वेश्चन में हम समझ लेते हैं इसका जितने भी कैरेक्टराइजेशन है वो सारे, कि इंटीग्रल इक्वेशन के कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं।
क्वेश्चन के अंदर आपको एक लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन दी हुई है और लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन देकर के 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। बोला गया है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा। अब देखो मैं इसको जनरली आपको समझा देता हूं यहाँ पर कि हमारे पास में जो एक लीनियर जो इंटीग्रल इक्वेशन होती है, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, ध्यान देना, एच ऑफ एक्स और यहाँ पर y के फॉर्म में, इसलिए मैं y के फॉर्म में ले लेता हूं, और f ऑफ x प्लस लेमड़ा और a और के एक्स टी और आपके पास में वाई ऑफ टी और डी टी। अब ध्यान से देखो, आई थिंक यही है, यस। अब देखो ये आपके पास में होती है, इसको बोलते हैं जनरल लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। ध्यान देना, मैं बार बार बोल रहा हूं लीनियर, ये नॉन लीनियर नहीं है। इसका मतलब एक इंटीग्रल इक्वेशन जो होगी वो नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन कब कहलाएगी? तो नॉन लीनियर इंटीग्रल जो इक्वेशन होगी वो तभी होगी जब अंदर जो है वो y की क्या आ जाए पावर। जैसे मान लो कि यहाँ पर y स्क्वायर होता तो वो क्या बन जाता, नॉन लीनियर। अभी मैंने क्या लिखा है y, तो y की कोई पावर नहीं है, पावर नहीं है तो इसका मतलब सिंपली क्या हो जाएगा आपके पास में, लीनियर। तो इसको बोलते हैं हम लोग लीनियर, ये आपके पास में हो गई, इसको बोलेंगे हम लोग लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। अब देखो इसका हम आगे वाला कैरेक्टराइजेशन पढ़ते हैं और आगे वाले कैरेक्टराइजेशन में सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन करते हैं हम एच पर। ये जो एच एक्स यहाँ पे ये जानना बहुत जरूरी होता है कि यहाँ पे इस इंटीग्रल इक्वेशन के अंदर कौन कौन से क्वांटिटीज जो हैं वो आपके पास में नॉन क्वांटिटीज होती है, कौन कौन से अननोन क्वांटिटीज होती हैं। तो यहाँ पर जो y है, ये केवल y जो होता है वो अननोन होता है। ये fx हुआ, ये kxt हुआ, ये लेमड़ा हुआ, ये सारे के सारे नॉन क्वांटिटीज है, ये हमें पता होती है। अब पहला कैरेक्टराइजेशन तो करते हैं इस hx पे कि ये hx की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है, उस hx की क्या क्या वैल्यूज पर हम इसको किस तरह से बोलेंगे। तो पहली चीज होती है hx, और hx की वैल्यू हम पहले ले लेते हैं, सपोज ये आपके पास में 0। दूसरा कंडीशन हो सकता है कि hx की वैल्यू जो है वो आपके पास में कितनी आ जाए, 1। और तीसरा फंक्शन हो सकता है कि h ऑफ x जो है वो कुछ फंक्शन ऑफ x आ जाए, ठीक है, जैसे x स्क्वायर हो, x हो, x क्यूब हो, sin x हो, cos x हो, x का कोई फंक्शन। तो अगर hx इक्वल टू 0 है तो उसको बोलेंगे हम लोग फर्स्ट काइंड। ध्यान देना यहाँ पे hx इक्वल टू अगर 1 है तो यहाँ पर हम बोल देंगे सेकंड काइंड। और अगर आपके पास में hx जो है वो किसी फंक्शन है x का तो उसको बोलते हैं हम लोग थर्ड काइंड। ध्यान देना यहाँ पे, यहीं से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैं सारी चीजें इसी में बता देता हूँ कि इस तरह का और कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका आंसर कैसे दें। तो इस hx पे 3 कंडीशन पुट करने पे 3 काइंड आ गए। दूसरी कंडीशन होती है आपके पास में इस fx पर, ये fx दो चीज हो सकता है, या तो ये 0 होगा या फिर ये fx जो है वो 0 नहीं होगा। अगर fx 0 है तो इसको हम बोलते हैं होमोजीनियस, ठीक है, ध्यान देना। और अगर ये fx जो है वो 0 नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन होमोजीनियस, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब ध्यान से देखो, दो कैरेक्टराइजेशन हो गई। अब कर्नल के भी कैरेक्टराइजेशन होते हैं, लेकिन कर्नल के बेस पे हम डिफरेंट जो इंटीग्रल इक्वेशन है उसको हम कैरेक्टराइज नहीं करते हैं, इसलिए हम कर्नल के बारे में भी नहीं पढ़ते हैं। फिलहाल हमने समझा कि hx अगर 0 है तो उसको फर्स्ट काइंड, 1 है तो सेकंड काइंड और थर्ड काइंड बोलेंगे जब वो x का फंक्शन है। fx अगर 0 आ गया तो उसको होमोजीनियस बोलेंगे और fx अगर 0 नहीं है तो उसको नॉन होमोजीनियस बोलेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, जो मैंने लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन लिखी इसकी लोअर लिमिट तो कांस्टेंट लिखी है, लेकिन अपर लिमिट के बारे में मैंने कुछ नहीं कहा। तो अब तीसरा कैरेक्टराइजेशन यहाँ पे यही होता है कि अपर लिमिट, अगर आपके पास में अपर लिमिट जो है वो भी आपके पास में अगर मान लेते हैं कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट की जगह जैसे मैं आपको लिख दूं कि सपोज मान लेते हैं कि a है, b है, कुछ भी आपको दे रखी है, ठीक है, जैसे a तो यहाँ पे ऑलरेडी है तो यहाँ पे b ले लो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कांस्टेंट दे रखी है, तो क्या होगा, अपर लिमिट अगर मैं आपको फंक्शन ऑफ x दे दूं या x आपके पास में दे रखी है तो क्या होगा, अगर आपके पास में लिमिट जो है वो कांस्टेंट है तो इसको बोलते हैं हम लोग फ्रेडलम। कौन सी इंटीग्रल इक्वेशन, फ्रेडलम। और अगर आपके पास में x है तो इसको बोलते हैं हम लोग वोल्टेरा। तो ये भी आपको ध्यान देने वाली बात है, समझना है। अब अपने क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे क्वेश्चन में ये तो मैं जनरली आपको समझा दिया, मेरे क्वेश्चन में क्या दिया रखा, अपने क्वेश्चन में यहाँ पे b दे रखा है, मैं इसको कैंसिल आउट कर देता हूँ और इस तरह से दिया। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इस इंटीग्रल इक्वेशन को देखता हूँ, इन सबसे कंपेयर करता हूँ, तो मेरे पास में मैं यहाँ पे जनरल वाली यहाँ लिख देता हूँ, ये h ऑफ x हो गया, ये y ऑफ x हो गया, ये आपका f ऑफ x हो गया, प्लस लेमड़ा हो गया, और यहाँ पे a से लेकर के अपर लिमिट नहीं लगा रहा हूँ, और ये kxt और y ऑफ t और dt। अब देखो इस इक्वेशन से कंपेयर करो, इस इक्वेशन से कंपेयर करते हो तो hx के वैल्यू कितनी हो गई, 1। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज,
यहां से कंपेयर करते हो तो यहां पर देखो अपर लिमिट कांस्टेंट और अपर लिमिट कांस्टेंट है तो फ्रेडलम। इसका मतलब ये लीनियर तो है ही, लीनियर तो मैंने ऑलरेडी लिखी है, तो लीनियर इंटीग्रल इक्वेशंस कैसी होगी, फ्रेडलम। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज hx की वैल्यू यहां पर कितनी है 1, तो कैसा हो गया सेकंड टाइम। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज यहां पे fx दे रखा है, मींस जीरो नहीं है, मींस अगर ये नहीं होता तो वो होमोजेनियस होता, तो fx नॉन जीरो है तो क्या हो गया नॉन होमोजेनियस, तो इसको क्या बोलेंगे नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। तो ये आपको क्या दे रखी फाइनली आपके पास में क्या हो गया नॉन होमोजेनियस। ध्यान देना फ्रेडलम आपके पास में फ्रेडलम लीनियर इंटीग्रल और इक्वेशन पूरा नहीं लिखूंगा बोर्ड ही भर जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपने पास में नॉन होमोजेनियस फ्रेडलम, क्यों क्योंकि कांस्टेंट दे रखा है, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। सेकंड काइंड क्यों, क्योंकि hx की वैल्यू जो है वो कितनी दे रखी है यहाँ पर 1। तो इसका करेक्ट आंसर देखते हैं चार ऑप्शन में। चार ऑप्शन में कहीं सेकंड काइंड, कहीं होमोजेनियस, नॉन होमोजेनियस मेंशन नहीं है, सिंपल सा पूछा है कि फ्रेडलम है या वोल्टेरा है। तो फ्रेडलम और वोल्टेरा के लिए हम क्या चेक करेंगे, उसकी अपर लिमिट। अपर लिमिट कांस्टेंट है तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा इसका फ्रेडलम, तो 32 का करेक्ट आंसर कौन सा हो गया 1, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 32। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की, और क्वेश्चन नंबर 33 ध्यान से देखो क्या क्वेश्चन नंबर 33 के अंदर दिया हुआ है कि आपके पास में, इसको सिंपली अपन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 के अंदर बोला गया कि एक पैराबोला है और एक लाइन है, इन दोनों के बीच की जो आपके पास में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको निकालना है। तो y = x² एंड स्ट्रेट लाइन जो है x - y = 5। आसानी से इस क्वेश्चन को किया जा सकता था। एग्जैक्ट देखो कैसे करता है। एक तो आपको दे रखा है पैराबोला, आप सबको पता है, एक आपके पास में स्ट्रेट लाइंस, और इन दोनों के बीच में आपको क्या निकालनी है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये आपके पास में अगर आप इसको ड्रॉ करते हो तो ये पैराबोला इस तरह से बनता है और ये स्ट्रेट लाइन आपके पास में बनेगी। इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी देखने से भी पता चलता है, लेकिन अपन इस तरह से डिस्टेंसेस कैलकुलेट करेंगे। आपको पता है कि जो मिनिमम डिस्टेंस होती है वो एक तरह से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। तो हम क्या करते हैं, आप सबको पता है कि मैं बार बार बोल रहा हूँ मिनिमम डिस्टेंस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मीन इन दोनों के बीच की हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसके एक पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे, इसके इस पॉइंट से परपेंडिकुलर, इसके इस पॉइंट से परपेंडिकुलर, इसके इस पॉइंट से परपेंडिकुलर, इसके इस पॉइंट से परपेंडिकुलर। और इन डिस्टेंसेस को अगर देखें तो इनमें सबसे मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी वो हमें कैलकुलेट करनी है। अब देखो ये तो पॉसिबल नहीं है कि मैं इस पे बार बार पॉइंट लो, तो हम क्या करते हैं एक जनरल पॉइंट ले लेते हैं। और आप सबको पता है कि x² = 4ay की अगर मैं बात करूं, x² = 4ay के अंदर जो इसका जनरल पॉइंट होता है p, वो जनरल पॉइंट p क्या लोगे आप ध्यान से देखो। अगर मैं y की जगह इसको इस तरह से लिख लो, y की जगह अगर मैं 80² रख लेता हूं, ठीक है ना, ध्यान से देखो y की जगह, क्योंकि y = x² के फॉर्म में दे रखा है, तो y की जगह अगर मैं 80² रख लेता हूं तो a² t², तो ये कितना बन जाएगा आपके पास में 2at के फॉर्म में। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 1 है, a की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर जो हमारे पास में इस पर एक जनरल पॉइंट की बात करें तो जनरल पॉइंट हमारे पास में कितना हो जाएगा, ऑफ कोर्स 2t और t²। देख लो सेटिस्फाई करा लो। x की वैल्यू कितने रखोगे आप लोग, 2t² रखोगे तो आपके पास में ये कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे एक बार चेक करो, यहाँ पे हमें 2 भी नहीं आएगा क्योंकि अब t आएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो है वो 4 नहीं दे रखा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर जैसे हम पुट करेंगे, देखो यहाँ पे x की वैल्यू आप t पुट करोगे तो t पुट करने पर y कितना मिल गया t²। तो ये क्या होगी जनरल पॉइंट। अब हमें करना क्या है, हमें इसके एक पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर डालना है, और परपेंडिकुलर लेंथ निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, लेंथ है इसलिए आप मॉड्यूलस लगा दो। आपको क्या करना है, जिस पॉइंट से जिस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है उस लाइन के अंदर उस पॉइंट को सेटिस्फाई करा दो। मैं जैसे ये पॉइंट है इसके अंदर इसको सेटिस्फाई कराया, कितना हो गया t और कितना हो गया -t² और कितना हो गया +5, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ इस जिस पे परपेंडिकुलर डाल रहे हो उसकी इक्वेशन में x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, मींस p की वैल्यू, और इसको थोड़ा इस तरह से लिख लो ज्यादा बेटर रहेगा। और ये कितना हो गया -5, और मॉड्यूलस में अब फिलहाल लगा देता हूं क्योंकि मुझे पता नहीं है कि क्वांटिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव। मॉड इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। अब ध्यान से हमें क्या करना है, हमने ये तो निकाले, अब ये आर्बिट्ररी पॉइंट है, मींस ये पॉइंट ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, मींस t की डिफरेंट वैल्यू के लिए मुझे इस पैराबोला पे डिफरेंट पॉइंट्स मिलेंगे।
अलग अलग बिंदु मिलेंगे और अलग अलग डिफरेंट पॉइंट्स की वजह से मुझे अलग अलग डिस्टेंसेस मिलेगी और उन अलग अलग डिस्टेंसेस की वजह से मेरे पास में कई सारे डिस्टेंस होंगे, उनमें से मैं क्या करूंगा, मिनिमम कैलकुलेट करूंगा। अब इतना आसान तो नहीं कि हम पर्टिकुलर पुट करके देखें उनका मिनिमम लें, तो मिनिमम निकालने के लिए आपने सिंपल सा कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, ये पी किसका फंक्शन है, टी का फंक्शन है, और पी टी का फंक्शन है और हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करते हैं मैक्सिमा मिनिमा का। मैक्सिमा मिनिमा के कॉन्सेप्ट को यूज करने के लिए ये जो है वो मिनिमम वैल्यू रखे गया, मिनिमम डिस्टेंस के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होती है, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, उसका डिफरेंशिएशन जीरो के इक्वल रखते हैं, यहां से मुझे क्या मिलेगा, पॉइंट मिलेगा, और उस पॉइंट को मैं टी को क्या कर दूंगा, यहाँ पे पुट कर दूंगा। अब देखो इसके जीरो होने के लिए ये क्वांटिटी जीरो होनी चाहिए और इसके जीरो होने के लिए सिंपली ये जीरो होना चाहिए, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, कितना हो गया 2t - 1 = 0, दिस इंप्लाइज t की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। t की वैल्यू जैसे 1/2 यहाँ पर पुट करेंगे तो मैं p और यहाँ पे मिनिमम लगा देता हूँ, ध्यान से देखो 1/2 पुट करेंगे तो ये कितना हो गया 1/4 और माइनस की कितना हो गया 1/2 और माइनस कितना हो गया 5/2 और इसको कैलकुलेट करते हो सिंपली तो ये आपके पास में आ जाएगा 19/2/8 जो आपके ऑप्शन नंबर 2 के अंदर है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, एक आर्बिट्ररी पॉइंट लेना था, परपेंडिकुलर डालना था, मैक्सिमा मिनिमा के कॉन्सेप्ट को यूज करना था और आंसर को कैलकुलेट करना था। क्वेश्चन नंबर 33 था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। क्वेश्चन नंबर 34 ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 34 जो है वो भी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और उस थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आपसे सीधा सीधा पूछा गया है कि ये जो आपके पास में फ्रेडनम इक्वेशन दी हुई है, ये फ्रेडनम इक्वेशन कंटीन्यूअस सॉल्यूशन रखें, उसके लिए लेमडा की वैल्यू क्या होगी, पहले वाली प्रॉब्लम जो आपको दी हुई थी वो ही। तो क्वेश्चन नंबर 34 इसका सारा कैरेक्टराइजेशन पढ़ लेते हैं, ठीक है। y ऑफ x आपके पास में है और ये f ऑफ x आपके पास में प्लस लेमडा ऐसे लेकर के आपके पास में अपर लिमिट b दे रखी है, इसका कर्नल जो है kxt आपको दिया हुआ है और आपके पास में अननोन फंक्शन y ऑफ t और dt, ये है आपके पास में फ्रेडनम। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इसको बोलते हैं फ्रेडनम कैसी, नॉन होमोजेनियस। तो नॉन होमोजेनियस फ्रेडनम लीनियर क्योंकि y की कोई पावर नहीं है, इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ काइंड के साथ सेकंड क्योंकि hx की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1। अब ध्यान से देखो करना क्या, हमें बोला गया है कि ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम कंटीन्यूअस सॉल्यूशन रखें, इसके लिए क्या कंडीशन होगी, 4 ऑप्शन दे रखे। अब 4 ऑप्शन की जरूरत नहीं, आपको ये जो प्रॉब्लम है वो कंटीन्यूअस सॉल्यूशन रखे, उसके लिए क्या क्या कंडीशन हो सकती है। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज होती है, जब भी आपको कोई प्रॉब्लम दे रखी उसके अंदर 2 तरह की चीजें होती है, या तो नॉन होगा एक अननोन फंक्शन होगा। कंडीशंस हमेशा आपको दी हुई होती है किसकी, ऑफ कोर्स नॉन फंक्शन की। तो नॉन फंक्शन यहाँ पे कौन कौन से फंक्शंस है, एक तो आपके पास में हो गया fx, एक आपके पास में लेमडा और एक आपके पास में kxt, ये 3 फंक्शन आपके पास में नॉन फंक्शन है। इन तीनों फंक्शंस पे हम क्या करेंगे, कंडीशंस निकालेंगे और उसके बाद में देखेंगे कि अगर इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो ये कंटीन्यूअस सॉल्यूशन रखेगा, फिर उस बात करेंगे यूनिक होगा या नहीं होगा। तो पहली कंडीशन इसकी है यही है कि इसको मैं प्रॉब्लम नंबर 1 दे देता हूं कि यहाँ पर अगर ये जो kxt है, पहली बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे यही ध्यान रखना है, kxt 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर 0 हो गया तो y से कितना हो गया, fx से उसका सॉल्यूशन हो गया। तो kxt 0 नहीं है। दूसरा यहाँ पर ये kxt क्या होना चाहिए, रियल क्वांटिटी होनी चाहिए एंड इसके साथ साथ कैसे होनी चाहिए, कंटीन्यूअस होनी चाहिए। अब ध्यान से देखो, जब भी आप रियल और कंटिन्यूटी की बात करोगे तो यहाँ पे जो kxt है वो kxt के जो वेरिएबल है, kxt जो फंक्शन ऑफ x एंड t, तो यहाँ पर x और t की जो है वो रेंज आपको बतानी पड़ेगी। तो रियल एंड कंटिन्यूअस ऑन, और ध्यान देना यहाँ पे x और t ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में, k जो है वो x और t का फंक्शन है। यहाँ पर x भी a से b के बीच में होना चाहिए, t भी a से b के बीच में होना चाहिए। तो मैं इसको सिंपली इस तरह से लिख लूं कि x वैल्यू तो यहाँ से लेगा और क्रॉस आपने पढ़ा होगा ऑर्डर्ड पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट, और ये कितना हो जाएगा आपके पास में a, b, और इसी को शॉर्ट में हम बोल देते हैं रेक्टेंगल, क्योंकि क्या करेगा, एक रेक्टेंगल फॉर्म करेगा, और इसको मैं r बोल देता हूँ। R4 यहाँ पे रेक्टेंगल है, R4 रियल नंबर नहीं है। जब भी मैं रियल नंबर का सेट लिखता हूँ तो मैं उसको बोल्ड करता हूँ इस तरह से, ध्यान देना। यहाँ पे है R4 रेक्टेंगल, तो आपका kxt जो है वो रियल और कंटिन्यूअस होना चाहिए, इस पे पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अब देखो ये रियल है, कंटिन्यूअस है, उसके साथ साथ kxt आपके पास में क्या है,
इज बाउंडेड, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बाउंडेड में, BTD शॉर्ट में लिख देता हूं, KXT इज बाउंडेड बाय किसके द्वारा, सपोज मान लेते हैं M के द्वारा, मींस इसका मतलब क्या होगा, और ध्यान देना ये बाउंडेड है किस रीजन पर, R पर, तो इसका मतलब KXT की जो वैल्यू है वो क्या है, लेस देन इक्वल टू M, दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। तीसरी कंडीशन, अब बात करते हैं हमारे एक फंक्शन और है fx। ये जो आपका fx है वो fx भी कैसा होना चाहिए, ऑफ कोर्स रियल एंड कंटीन्यूअस, ठीक है, तो fx आपके पास में क्या है, रियल है, दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन यहाँ पे क्या होना चाहिए, कंटीन्यूअस। लेकिन अब ध्यान दो, यहाँ पे fx केवल सिंगल x का फंक्शन है, तो किस पे कंटीन्यूअस होना चाहिए, ऑन i इक्वल टू क्लोज इंटरवल a, b। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपने पढ़ा होगा रियल एनालिसिस के अंदर कि अगर कोई फंक्शन जो है वो क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल पे कंटीन्यूअस है तो वो क्या होगा, बाउंडेड होगा, एंड बाउंडेड होगा तो वो किसके द्वारा होना चाहिए आपके पास में, मॉड्यूलस ऑफ fx लेस देन इक्वल टू a। मींस हमने यहाँ पे जो अजम्पशंस माने वो ध्यान देना, KXT बाउंडेड है M से, fx बाउंडेड है N से, KXT रेक्टेंगल R पर क्या है आपका कंटीन्यूअस है, ध्यान देना है, यहाँ पर fx भी क्या है, कंटीन्यूअस है I पर, तीसरी इंपॉर्टेंट। अब फोर्थ, और यहाँ पे एक क्वांटिटी और आएगी लेमड़ा। लेमड़ा जो होता है इस इंटीग्रल इक्वेशन का पैरामीटर होता है, जिसको अगर इस लेमड़ा के करिस्पॉन्डिंग वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन रखता है तो इसको हम इसके आइगन वैल्यूज भी बोलते हैं। लेकिन फिलहाल हम बात करें तो लेमड़ा जो होता है वो आपके पास में क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा, सच दैट मॉड्यूलस ऑफ लेमड़ा इज लेस देन 1/b माइनस a। अब ध्यान से देखो, अगर इतनी सारी हाइपोथेसिस है, अगर ये जो फ्रेडनम लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन जो है वो इन चार कंडीशंस को सेटिस्फाई करती हैं, ध्यान देना, इन चार कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है, तब हम लिखते हैं कि देन वन इज, ध्यान रखना, यूनिक, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यूनिक, दूसरा कंटिन्यूअस सॉल्यूशन किस पर, ऑन I पर, क्योंकि सॉल्यूशन क्या होगा, y ऑफ x, तो उसमें क्या होगा, सिंगल वेरिएबल, तो सिंगल वेरिएबल वैल्यू कहां से लेगा, I से। तो यहाँ पे ये जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब अपने आंसर को देखें तो हमारे आंसर्स में यूनिक नहीं लिखा हुआ है, हमें केवल एक कंडीशन दी हुई है, अगर लेम्बडा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो उसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, कि वो कंटीन्यूअस सॉल्यूशन है, किस पर, I पर। देखो चार ऑप्शन देखते हैं, चार ऑप्शंस में 34 में दिया हुआ है आपकी फ्रेडनम इक्वेशन एक कंटीन्यूअस सॉल्यूशन रखेगी यदि मॉड्यूलस ऑफ लैम्बडा 1/mb माइनस a से क्या हो, स्ट्रिक्टली लेस देन हो। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, 2 इज करेक्ट आंसर। तो ये कंप्लीट थ्योरी थी, याद रखना है इन हाइपोथेसिस को सेटिस्फाई करता है तो ना केवल वो कंटीन्यूअस बल्कि वो यूनिक सॉल्यूशन भी रखेगा। ये 34 था। अब एक प्रॉब्लम और है 35, हम इसके भी चर्चा कर लेते हैं इस पार्ट में। 35 और 36 दोनों देख लेते हैं। 36 तो सिंपली थ्योरी है, 35 अब देखो क्योंकि इंटीग्रल इक्वेशंस के हैं अभी इस पोर्शन में, तो फिर भी आसान से क्वेश्चन से लेंथी क्वेश्चंस नहीं कहने का मतलब। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 में आपको अगेन एक फ्रेडनम इक्वेशन दी हुई है और फाई ऑफ x इक्वल टू लैम्बडा और 0 से लेकर के 1 तक और e पावर x प्लस t और फाई ऑफ t और dt। क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि अगर आपके पास में ये जो फ्रेडनम इक्वेशन है, ये फ्रेडनम इक्वेशन नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन रखती हैं तो उस सिचुएशन में आपके पास में इस लैम्बडा की वैल्यू कितनी होगी। अब ध्यान से देखो, अभी भी हमने थोड़ी देर पहले प्रॉब्लम पढ़ी थी। यहाँ पर अगर हम hx की वैल्यू देखें तो 1 है, तो इसका मतलब सेकंड काइंड है। देखो यहाँ पे कहीं भी fx नजर नहीं आ रहा है, fx 0 है, तो एक ऐसी इक्वेशन होगी होमोजेनियस। जब आपको होमोजेनियस फ्रेडनम, मेरी बात ध्यान से सुनना, होमोजेनियस फ्रेडनम लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड दी हो तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके कर्नल को देखते हैं। यहाँ पे जो कर्नल है वो कर्नल क्या बन जाएगा, यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पे जो कर्नल है kxt वो कितना है, e पावर x प्लस t। ये कर्नल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कर्नल की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, हमारे एग्जाम में कर्नल की बेस्ट प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन पूछ रहते हैं। सिंपली जो कर्नल यहाँ पे लिया हुआ है इस कर्नल को बोलते हैं डीजनरेट कर्नल या सेपरेबल कर्नल। कर्नल कई तरह के होते हैं, डीजनरेट, नॉन डीजनरेट। डीजनरेट को हम सेपरेबल बोलते हैं, सिमेट्रिक। तो ध्यान से देखो, अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं e की पावर t प्लस x, तो ये कितना हो गया ktx, ऐसा लिख सकता हूं।
तो अगर कोई कर्नल KXT इक्वल टू KTX होता है तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिक ऑन R, सिमेट्रिक ऑन R बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब वो रियल, तो रियल लाइन पे क्या होगा, हमने पहले बता दिया कि कर्नल हम कौन सा ले रहे हैं, रियल ले रहे हैं, तो R बोलने की जरूरत नहीं। तो KXT अगर रियल है तो KXT इक्वल टू अगर KTX है तो ऐसा कर्नल कौन सा कर्नल होता है, सिमेट्रिक कर्नल, और सिमेट्रिक कर्नल की सारी आइगन वैल्यूज क्या होती है, रियल होती है। दूसरी इंपॉर्टेंस, अगर आपके पास में कोई KXT इस फॉर्म में दे रखा है, बहुत ध्यान से समझना, KXT अगर आपके पास में कुछ इस फॉर्म में दे रखा है, i इक्वल टू 1 से लेकर के n ai ऑफ x और सपोज bi ऑफ t, जहां पे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना कि यहाँ पर ai ऑफ x और bi ऑफ t दोनों कंटिन्यूअस फंक्शंस होने चाहिए x और t के, किस पर, क्लोज इंटरवल a b पर। ये KXT, अगर आप किसी KXT किसी कर्नल को इस फॉर्म में लिख देते हो तो उसी कर्नल को बोलते हैं डीजनरेट या सेपरेबल। सेपरेबल का मतलब सेपरेट कर सकते, जैसे इस क्वेश्चन में था KXT कितना हो गया मेरे पास में e की पावर x प्लस t। अब इस e की पावर x प्लस t को मैं कितना लिख सकता हूँ, e की पावर x e की पावर t। देखो हो गया, i की वैल्यू केवल 1 ले लो एक कंडीशन में, तो a1 b1, तो a1 कितना हो गया ये, b1 कितना हो गया ये। तो कर्नल का मतलब डीजनरेट कर्नल का मतलब, सेपरेबल कर्नल का मतलब कि अगर उस कर्नल को x और t के सेपरेट फंक्शन के फॉर्म में लिख सको। और एग्जांपल ले लेते हैं आपको समझाने के लिए, जैसे मान लेते हैं कि KXT मेरे पास में कितना हो गया, साइन ऑफ x प्लस t, तो इसको मैं कितना लिख लूं, साइन a cos b प्लस cos x और साइन t। ध्यान से देखो, पहला पार्ट a1 b1 प्लस a2 b2, तो ये भी क्या हो गया मेरे पास में, सेपरेबल कर्नल हो गया। तो ये तो कुछ थ्योरी कि आपको ये पहचान में आना चाहिए कि कौन सा सेपरेबल है, नहीं है। तो हमारी जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में जो कर्नल दे रखा है वो कर्नल कैसा है, सेपरेबल कर्नल। सेपरेबल कर्नल जब आपके पास में दिया हो, फ्रेडनम लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड होमोजेनियस, अगेन बता रहा हूं, को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, इसी को मैं क्या करूंगा, इस तरह से लिख लेता हूं, लेमडा 0 से 1, ध्यान देना, e पावर x e पावर t phi ऑफ t और dt। ध्यान से देखना, e पावर x, यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है वो t के रेस्पेक्ट में है, तो x वाली क्वांटिटी को हम इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं, ये सबको पता है आपको। तो लेमडा और e पावर x और 0 से लेकर के 1 तक e पावर t phi ऑफ t और dt। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ है, 0 से 1। जैसे आप इंटीग्रेट करोगे इसको, हमें नहीं पता, जो भी मेरा फाइल होगा पुट करने के बाद इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगी, ऑफ कोर्स क्योंकि इसकी जो दोनों लिमिट है वो लिमिट क्या है, कांस्टेंट, तो इसकी वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, अगर ये इंटीग्रल कन्वर्ट्स करता है तो इसके वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो मैं थोड़ी देर के लिए क्या करता हूँ, इस पूरे इंटीग्रेशन को एक कांस्टेंट c मान लेता हूँ, 0 से 1 e की पावर t phi ऑफ t और dt, ये मैंने कैलकुलेट किया। जैसे माना देन आपके पास में 1 जो है, ये जो क्वांटिटी हो कितनी बन जाएगी, ध्यान से देखो, phi ऑफ x इक्वल टू लेमडा e पावर x और c। ध्यान देना, ये इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इसको आप एक काम करो, इसको 2 दे दो, इसको हम 3 दे देते हैं। ये चीज समझ में आके मैंने इसको c माना, वापस यहाँ पे इसकी जगह c लिख दिया, तो लेमडा e पावर x और c। अब क्या करते हैं, यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर 2 और 3 को देखते हैं, और 2 और 3 से ध्यान से देखना। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरे पास c आ गया, ये 0 से लेकर के 1 तक, ये e की पावर t, और देखो इस पूरी phi ऑफ t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे इस कंडीशन से 3 से लेमडा e पावर t c और dt। ध्यान से देखो, यहाँ c क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं इसको और क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, ये हो गया c इक्वल टू, यहाँ पर ध्यान से देखो, ये लेमडा भी कांस्टेंट था, बाहर आ जाएगा, और ये कितना हो गया, e पावर 2t, तो कितना हो गया, लेमडा c इंटीग्रेशन 0 से 1 e पावर, इसको मैं कितना लिख लूं, 2t और dt। इसको आप आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हो, इंटीग्रेट कर लो, लेमडा c। अब ध्यान से देखो, e की पावर 2t का कितना हो गया, e की पावर 2t अपॉन 2, और कितना हो गया, 0 से लेकर के 1 तक। जैसे इसको पुट करोगे, लेमडा c अपॉन 2, और ये कितना हो जाएगा, e स्क्वायर माइनस 1। अब ध्यान से देखो, इसको इधर लाते हैं, c आप क्या करो, कॉमन ले लो, तो कितना बच गया, 1 माइनस लेमडा अपॉन 2 और e स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पे मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि जब आप इंटीग्रल इक्वेशन लिख रहे हो तो इस इंटीग्रल इक्वेशन में ये जो लेमडा है, ये लेमडा 0 नहीं होता। क्यों नहीं होता है, क्योंकि अगर लेमडा 0 हो गया तो उसका सॉल्यूशन कितना होगा, देखो phi x इक्वल टू 0, तो कैसा हो गया, ट्रिवियल सॉल्यूशन, जबकि मुझे कैसा होना चाहिए, नॉन ट्रिवियल। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन।
और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए पहली इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर लेमड़ा जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि लेमड़ा अगर जीरो हो गया तो मुझे ट्रिवियल मिल गया। दूसरी कंडीशन मेरे पास में सी क्या है, वो भी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर सी जीरो हो गया तो यहाँ पर पुट कर दो, अगेन 5x कितना मिल गया, जीरो, तो वो भी क्या हो गया, ट्रिवियल सॉल्यूशन हो गया। मींस नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के एग्जिस्टेंस के लिए मेरे पास में लेमड़ा भी जीरो नहीं होना चाहिए, सी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो इस सिचुएशन में फिर बचा क्या कि 1 माइनस ये जो बॉक्स वाली क्वांटिटी है 1 माइनस लेमड़ा अपॉन 2 ई स्क्वायर माइनस 1, ये कितना आ रहा है, जीरो आ जाए। तो दिस इंप्लाइज यहां से लेमड़ा की वैल्यू कितनी आ गई, 2 अपॉन ई स्क्वायर माइनस 1। चेक करो, एक ऑप्शन आपके पास में होगा, फोर्थ ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन में आपके पास में जो है वो यही आंसर है, 2 अपॉन ई स्क्वायर माइनस 1। सिंपल सा था, है ना, वो तो यहाँ पे करवाने में टाइम लगता, आप चाहो तो एग्जाम में भी 1 मिनट में कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप जब इंटीग्रल इक्वेशन पढ़ते हो तो यहाँ पे जो एफ(x) फंक्शन लिखा होता है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। अभी तो मेरे पास में एक ऐसा करना था जिसमें जो सेपरेबल तो था लेकिन एक ही टर्म थी, जैसे अगर मैं sin x प्लस टी ले लेता तो वहां पे c नहीं आकर के c1 और c2 आता। इस सिचुएशन में मुझे c1 c2 में दो अननोन c1 c2 मिलते हैं और दो ही इक्वेशन मिलते हैं, वहां से मुझे एक डिटरमिनेंट मिलता, उसकी वैल्यूज में निकालता जिसको डी ऑफ लैम्डा बोलते हैं। वहां से भी हमारी थ्योरी बनती है, वो आपको याद रखना है। उस डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाए तो क्या होगा, जीरो नहीं होगा तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन रखेगा नहीं रखेगा, सॉल्यूशन एग्जिस्ट कब करेगा, ये सारी चीजें। तो ये था हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 35। और अब बात करते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 36 की। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आसान आते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेंथी आते हैं, जो क्वेश्चंस लेंथी होते हैं वो छोड़ना होगा। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 36 कुछ भी नहीं था, अगर आपको थ्योरी याद है तो आप सीधा क्वेश्चन पे टिक कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 36 में बोला गया है कि फॉर्मूला ऑफ कन्वर्टिंग अ मल्टीपल इंटीग्रल इनटू ए सिंगल ऑर्डिनेट इंटीग्रल। मल्टीपल इंटीग्रल को सिंगल, अब मल्टीपल का मतलब आपके पास में कुछ इस तरह से आपके पास में दिया है, ठीक है, और ये सपोज मान लेते हैं इंटीग्रेशन g ऑफ t और dt पावर n, ठीक है, ये हो गया मल्टीपल इंटीग्रल, मींस ये n टाइम्स है, ये n टाइम्स क्या किया गया है, इसको इंटीग्रेट किया गया है, किस फंक्शन को, t g ऑफ t फंक्शन को n टाइम्स इंटीग्रेट किया गया, ये हो गया मल्टीपल इंटीग्रल। अब इसको क्या करना है, आपको सिंगल इंटीग्रल में कन्वर्ट करना है, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1, सिंगल में कन्वर्ट कर दो, जो भी आपके पास में लिमिट यहाँ लगाई हुई है वो लिमिट यहाँ पे पुट कर देना, ठीक है। और यहाँ पे हो गया x माइनस टी की पावर n माइनस 1, और ध्यान देना यहाँ पे, और यहाँ पे कौन सा फंक्शन है, g ऑफ t, और कितना हो गया t ऑफ, ये सिंगल इन्वर्ट। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे x माइनस टी आएगा, t माइनस x मत कर देना, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर देखो, यहाँ पे लिमिट यहाँ पे a से x दी हुई है, सबकी लिमिट a से x है, तो यहाँ पे a से x लगा देना, और जैसे x लिमिट इसको बोलते हैं वोल्टेरा। और वोल्टेरा इक्वेशन में बहुत ध्यान देने वाली चीज है, अगर x माइनस टी की जगह t माइनस x लिख दिया, आंसर कंप्लीटली चेंज हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, इतना डिफरेंट आंसर आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए ध्यान देना, यहाँ पे क्या आएगा x माइनस टी, सो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो 4 होगा। अब आगे क्वेश्चन नंबर 37 से आगे कुछ क्वेश्चंस और हैं जो इंटीग्रल इक्वेशन के हैं, उन क्वेश्चंस के बारे में हम चर्चा जो है वो अगले लेक्चर में करेंगे। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए। और हाँ, अपनी तैयारी को और बूस्ट करने के लिए टेस्ट प्लस टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू।